एवरीवन आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर की थर्ड पोएम की आपकी 12th क्लास की, जो है कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूदा, जिनका जन्म हुआ था या बर्थ हुआ था 1904 में और जिनकी डेथ हो गई थी 1973 में। ठीक है, जो पैब्लो नेरूदा है, इन्होंने कीपिंग क्वाइट के थ्रू हमें ना नेचर के साथ कनेक्ट कराया है कि हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि हमें कभी भी नेचर के बारे में ख्याल नहीं आता, हमें कभी भी अपने बारे में ख्याल नहीं आता। हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं कि हम खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो कीपिंग क्वाइट टाइटल ही सिग्निफाई कर रहा है कि कुछ देर क्या करो, चुप रहो। ठीक है, मतलब ताकि आपको अपने बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में क्या है समझ आए कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या है और क्या नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की है पैब्लो नेरूदा ने। तो साथ में रीड आउट करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, सब साथ में ही होगा। ठीक है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ठीक है, तो बोलते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और सब क्या करेंगे, एकदम से स्टिल बैठेंगे, मतलब कि विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी नॉइस, विदाउट एनी टॉक, हम क्या करेंगे, स्टिल रहेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले समझ आ रहा होगा एलिट्रेशन है। ठीक है, मैं साथ में ही क्रिटिकल एनालिसिस कर दूंगी। ठीक है, वी विल, डब्ल्यू की क्या है, रिपीटेशन। तो फर्स्ट एलिट्रेशन का इसमें यूज़ किया हुआ है एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे मतलब कि वो आपको मीनिंग पूछ सकते हैं, आपको इसमें डिवाइसेस पूछ सकते हैं। ठीक है, देन ये जो 2 लाइन्स हैं, ये एक और लिटरेरी डिवाइस शो करती है, दैट इज़ एंटीथीसिस। ठीक है, एंटीथीसिस ऊपर कंप्लीट नहीं लिखने होगा। ठीक है, एंटीथीसिस, एंटीथीसिस क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन की तरह रिलेटेड होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, बट ऑक्सीमोरॉन में डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ किया जाता है एक ही फ्रेज में। आई होप आपको फ्रेज और क्लॉज में मीनिंग पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। एक होता है हमारा फ्रेज, एक होता है क्लॉज, दोनों का यूज़ करते हैं हम सेंटेंस में। बट जो फ्रेज होता है ना, इसमें ना ही आपको सब्जेक्ट मिलेगा और ना ही वर्ब, ये दोनों चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलती है। बट क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ऑक्सीमोरॉन जो होता है ना, वो होता है फ्रेज में, मतलब कि दो वर्ड्स को एक साथ रखा गया होता है, बट दोनों वर्ड्स का मीनिंग अपोजिट होता है। पर जो एंटीथेसिस है, इसको हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस के बीच, और मतलब कि एक साथ एक ही फ्रेज में इनका यूज़ नहीं हो रहा है, एक सेंटेंस में यूज़ होता है, और दोनों क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, वी विल काउंट टू 12 एंड सेकेंड वन, वी विल ऑल कीप स्टिल। ठीक है, तो दो अलग, एक ही सेंटेंस है, उसमें दो चीज़ें बात हुई है कि हम 12 तक गिनेंगे, देन हम क्या रहेंगे, चुप रहेंगे। तो दोनों अपनी तरफ है, तो साथ में एक गठे यूज़ किया एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज एंटीथेसिस। ठीक है, देन फॉर once on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop for a second and not move our arms so much। तो बोलते हैं पैब्लो नेरूदा कि अर्थ में, ठीक है, एक बारी इस अर्थ में हम आए हैं, तो एक बारी ऐसे करें कि हम किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर ही इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने अलग अलग कल्चर हैं, हर किसी की, मतलब एक रीजन है तो एक रीजन के अंदर पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस में लोग बात करते हैं। तो मतलब कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं, सब अपने ही हिसाब से चीज़ों को ले रहे हैं। तो पैब्लो नेरूदा कहते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए हम रुकते हैं, चुप होते हैं, एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपने हाथों की मूवमेंट को क्या करते हैं, बंद करते हैं। आर्म्स, यहाँ पे एक तो बाजू की मूवमेंट है, और देखो कि ये आर्म्स, अगर आपने नोटिस किया हो कि हमारे हाथ जो हैं, हमारी बाजू हैं, कितनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हैं जिनके कारण हम गन्स का यूज़ कर रहे हैं, ये है वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं, ये है जिसके कारण हम इतनी मशीनरीज का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण नॉइस पोल्यूशन है, हर एक चीज़ है जो आर्म्स के कारण है। तो वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ में हम क्या करें, अपने आर्म्स को क्या है, यूज़ करना बंद कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेट्स नॉट, दो लाइनें
साथ में ही है और फर्स्ट जो वर्ड है वो एक जैसा ही है, लेट्स और लेट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा। ठीक है, ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इनको ध्यान से देखना। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं आर्म्स को किसके लिए मेंशन किया गया, तो आप इसको बता सकते हो कि हम जो मतलब कि अपनी डे बाय डे लाइफ में वेपन्स वगैरह का यूज़ करते हैं, डिफरेंट आर्म्स का यूज़ करते हैं, उनके बारे में, और हमारी अपनी आर्म्स, क्योंकि हमारी आर्म्स ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। Then it would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. और बोलते हैं ये ना बहुत एग्जॉटिक अजीब सी मूवमेंट होगी जहाँ पे हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। क्यों? हम स्टिल है, हम काम हैं अपनी जगह में, और कोई इंजन नहीं चला रहे। क्यों? आर्म्स हैं तो हम मशीन चलाएंगे, हम हर एक चीज़ करेंगे, बट अगर हम आर्म्स को 2 मिनट के लिए स्टिल करते हैं, रोकते हैं, तो कोई भी मशीन का कोई भी इंजन कुछ भी शुरू नहीं होगा। तब हम वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेननेस, और तब ना हमें एक अजीब सा क्या आएगा, स्ट्रेननेस, अजीब सा क्या आएगा, टुगेदरनेस शो होगी। हमें ऐसे लगेगा कि हम सब एक साथ हो गए हैं। ठीक है, तो मतलब कि जब इंसान अपनी लाइफ में बिजी होता है ना, तो हमें कभी भी दूसरे का ख्याल नहीं आता। पर जैसे आपने देखा होगा, कोरोना की एग्जांपल ले सकते हैं, जब इंसान घर के अंदर बंद हुआ तो उसको रियलाइज़ हुआ, फर्स्ट टाइम उसने रियलाइज़ किया कि इंसान जो है उसकी फैमिली भी मैटर करती है, उसके बच्चे भी मैटर करते हैं, हर एक चीज़ मैटर करती है। बट जब हम जॉब्स में जाने लगे, सब कुछ वैसा ही हो गया, तो हम फिर से अपनी फैमिलीज वगैरह से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगे, थोड़ा सा दूर रहने लगे, अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तो वो जो टुगेदरनेस है ना, वो एकदम से स्ट्रेंजनेस, जो टुगेदरनेस है वो आप उसको क्या करोगे, फील करोगे। तो यहाँ जो है सडन स्ट्रेंजनेस, तो ये क्या है, एलिट्रेशन। ठीक है, अभी तक आपने देखा, एक हमने देखी एलिट्रेशन, ऊपर भी देखी। ठीक है, और एक एनाफोरा देखा, एक एंटीथीसिस देखी। ठीक है, उसके बाद एजोनेंस भी आपको मिल रही होगी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कोई भी वॉल साउंड क्या होती है, डोमिनेंट होती है। ठीक है, वो भी आप देख लेना। देन fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would not look at his hurt hands. तब बोलते हैं कि अब जब हम थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएंगे, स्टिल काम बैठेंगे, अपनी आर्म्स का यूज़ नहीं करेंगे, तब जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वो जितनी भी वेल्स हैं सी में, ठीक है, देखो उनका एक एक्वेटिक लाइफ है। हमें अगर कोई तंग करे हमें तकलीफ होती है, बट हम एनिमल्स के ऊपर वैसे क्या करते, क्रुएल्टी को क्या करते, शो करते। तो बोलते वो फिशरमैन थोड़ी देर के लिए हार्म नहीं करेगा, किसको, वेल्स को। और जो आदमी है, जो मतलब क्या इकट्ठा करता है, गैदर करता है साल्ट को, वो है, वो अपने हाथों को, सॉरी यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है, यहाँ नॉट नहीं आता है। ठीक है, वो वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो अपने हाथों को देखेगा, वो रियलाइज करेगा कि मैं काम करने में इतना बिजी हो गया कि मैंने अपने आप को कितना हर्ट किया, ये तो उसने कभी रियलाइज ही नहीं किया। तो जब इंसान अपने आप के ऊपर फोकस करेगा, तब उसको रियलाइज होगा कि उसने अपनी लाइफ में क्या खोया है। देन यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज हुआ, आप देख सकते हो, हिज हर्ट हैंड्स, एच की साउंड क्या है, डोमिनेटेड है। Then those who prepare green wars with gas, wars with fire, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब बोलते हैं कि जिन्होंने ये ग्रीन वॉर शुरू की, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली अगर इस पोएम से आपको पैसेज आता है, ये पक्का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि किसने ग्रीन वॉर्स जो है ये किसके लिए यूज़ किया हुआ है। तो ये यहाँ पे यूज़ हुआ है डिफॉरेस्टेशन के लिए। किसके लिए? डिफॉरेस्टेशन के लिए। ठीक है, ग्रीन वॉर वो है जिसमें हमने डेवलपमेंट के नाम पे फॉरेस्ट को कट कर दिया है, बैरन लैंड्स कर दिए, डेजर्टिफिकेशन कर दिया टोटली। तो बोलते हैं वो लोग जिन्होंने ग्रीन वॉर स्टार्ट की, वॉर्स विद गैसेस, पहले भी लड़ाई होती थी पर तलवारों के साथ, आर्म्स के साथ, बट अब जो लड़ाइयाँ होती है उसमें बॉम्ब्स का यूज़ होता है, तो दैट इज़ गैस। वार्स विद फायर, यहाँ जो फायर है वो यूज़ हुआ है किसके लिए? पोल्यूशन के लिए। वॉर्स विद फायर्स किसके लिए यूज़ हुआ है? पोल्यूशन के लिए। आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
कि वॉर विथ फायर किसको सिंबलाइज कर रहा है, तो वॉर विथ फायर सिंबलाइजेस पोल्यूशन, ग्रीन वॉर सिंबलाइजेस डिफॉरेस्टेशन। तो आपके दिमाग में ये चीज़ फिट होनी चाहिए, ठीक है। आप बोलते हैं वो लोग जिन्होंने ग्रीन वॉर बनाई, वॉर विद गैस बनाई, वॉर विद फायर बनाई, विक्ट्रीज विद नो सर्वाइव। अगर देखा जाए वॉर तो होती है बट बचता कोई भी नहीं, ना तो जीतने वाली कंट्री में ना ही हारने वाली कंट्री में। क्यों? किसी के फादर की डेथ होगी, किसी के हस्बैंड की डेथ होगी, किसी के बेटे की डेथ होगी, किसी के भाई की डेथ होगी, तो कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा, ठीक है। विक्ट्री किस बात की फिर, ठीक है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। और बोलते हैं कि फिर वो क्या करते हैं कि अपने आप को मतलब कि उन लोगों को जो जिन्होंने ये सारी चीज़ बनाई उनको साफ कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन क्लॉथ्स, मतलब कि उनको अपनी परसेप्शन, अपनी जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। क्लीन क्लॉथ्स यहाँ सिंबलाइज कर रहा है चेंज इन परसेप्शन, ठीक है, कि उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है कि जो उनको जीत लग रही है वो असल में जीत नहीं है, वो उनकी सबसे बड़ी हार है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। बोलते हैं कि उन लोगों को अपने भाइयों के साथ चलना चाहिए और शेड में, छाए में चलना चाहिए और उनको कुछ भी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, आई होप आपने ये उतार लिया होगा, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ क्या बोल रहे हैं, वॉक विथ देयर ब्रदर्स, मतलब कि यहाँ पे वो शो कर रहे हैं ब्रदरहुड, ठीक है, कि लोगों को भाईचारा जो है वो उसको निभाना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए अपने में, ठीक है। इन द शेड, शेड मीन्स देखो जब हम हर किसी के साथ प्यार से रहेंगे ना तो हमें कभी भी डर की मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। तो शेड सिंबलाइजेस करता है प्रोटेक्शन, ठीक है। आप बोलते हैं कि यहाँ पे हमें छाए में चलना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शेड सिंबलाइज कर रहा है क्या, प्रोटेक्शन, और कहीं ना कहीं ये क्या है, मेटाफर, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन को कंपेयर किया गया है शेड के साथ। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। देन पैब्लो नेरूदा ना एक और चीज़ को क्लियरिफाई करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि अब कंफ्यूज मत होना कि मैंने बोला कि 12 सेकंड के लिए आप स्टिल हो जाओ, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आपको बोला कि आप टोटल इनएक्टिविटी ले लो, कि सांस लेना बंद कर दो, बिल्कुल ख़त्म हो जाओ, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट, I want no truck with death. If we were no single-minded about keeping our lives moving and for once could we do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of strengthening ourselves with death. Perhaps the earth teach us as well everything seems dead and later proves to be alive. अब देखो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि मैं आपको मतलब कि ये नहीं बोल रहा कि आपने बिल्कुल मतलब टोटल इनएक्टिविटी करनी है, ऐसा नहीं बोला। बोलते हैं कि ज़िंदगी क्या है, कि मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी ट्रक जो है उसको मौत का सामना करना पड़े। क्यों? जब नॉइस है, हॉर्न की आवाज़ है, तो ऑटोमेटिकली कई बार इंसान जब कंफ्यूज होता है वो टक्कर मार देता है, ठीक है। अब वो सारी चीज़ों को वो इग्नोर करना चाहते हैं। आप बोलते हैं कि इफ़ वी वर सो नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, और बोलते हैं कि अगर हमारी लाइफ में ये नहीं ना होगा कि हमने अपनी ज़िंदगी को चलाना है और हमारे लाइफ में मतलब बहुत सी कन्फ्यूजन्स होंगी, तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से मूव ऑन नहीं कर सकते। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और बोलते हैं कि अगर हम कभी कुछ ना करें तो एक बहुत बड़ी सी साइलेंस, खामोशी जो होगी ना, वो हमारी जो अंदर दुख होंगे, सैडनेस होगी, उसको क्या करेगी, दखल अंदाज करेगी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ। और वो क्या इंटरप्ट करेगी, वो सैडनेस, जो साइलेंस है वो, कि हमने कभी खुद को समझा ही नहीं, एंड ऑफ थ्रेटिंग अवर सेल्फ विद डेथ। और हम हमेशा अपने आप को डराते रहे, धमकाते रहे कि हमने मर जाना है, ठीक है। इस चीज़ को लेके हम हमेशा चलते रहे और कभी भी हम खुद को समझ नहीं पाए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और बोलते हैं कि हम ये सोचते हैं ना हम साइलेंस हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ सिखाती है हमें कौन, हमारी अर्थ, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ अर्थ को इन्होंने क्या कर दिया है, पर्सोनिफाई, इंसान की क्वालिटी दे दी कि भाई हमें लेसन देने वाली कौन है, अर्थ, ठीक है। वो क्या सिखाती है कि जब चीज़ें हमें लगती है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है, डेड हो गई है, लाइक विंटर सीजन आप सोच सकते हो,
विंटर सीजन में बर्फ पड़ जाती है, पेड़ों में पत्ते नहीं रहते, सब कुछ खत्म हो जाता है, हमें लगता है बस ज़िंदगी खत्म होगी। बट जैसे ही स्प्रिंग आता है वो एक न्यू लाइफ के साथ स्टार्ट होती है। इट मीन्स पैब्लो नेरुडा बताते हैं कि चुप रहने का ये मतलब नहीं है आप खत्म हो जाओगे। इट मीन्स कि जब आप थोड़ी देर चुप रहते हो ना, आप डबल एनर्जी के साथ क्या करते हो, आगे बढ़ते हो। जैसे स्प्रिंग सीजन में पेड़, दुनिया बिल्कुल हरियाली से भर जाती है, वैसे एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। वो चीज़, अगर आप खामोश है इसका ये मतलब नहीं है आप खत्म हो गए हो, आप फिर से नई जिंदगी को शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पैब्लो नेरुडा बोलते हैं अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड फिर आप खामोश रहना और फिर मैं चला जाऊंगा। तो ये थी पैब्लो नेरुडा की पोएम, ठीक है, कीपिंग क्वाइट, ठीक है, जिसमें वो यही बताना चाहते हैं कि इंसान को कभी चुप रह के अपने बारे में, अपनी चीज़ों को भी समझना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो जितना आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।